क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ शिक्षक इतने प्रभावी क्यों होते हैं, जबकि कुछ की कक्षा में छात्र जल्दी ऊब जाते हैं? क्या सीखना केवल याद करने तक सीमित है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? अनकॉमन सेंस टीचिंग बारबरा ओकले, बेथ रोगोव्स्की और टेरी सेनोव्स्की द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो ऐसी ही दिलचस्प शिक्षण विधियों पर रोशनी डालती है जो पारंपरिक तरीकों से बिल्कुल अलग हैं। कल्पना कीजिए कि आप कोई नया कौशल सीख रहे हैं, जैसे गिटार बजाना या एक नई भाषा बोलना। क्या होगा यदि आपको पता चले कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका केवल अभ्यास करना नहीं बल्कि सही तकनीकों का उपयोग करना है? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क दो अलग अलग मोड में काम करता है, केंद्रित फोकस्ड और फैलाव डिफ्यूज। यदि हम इन दोनों का सही संतुलन बना लें तो सीखना अधिक प्रभावी और स्थायी हो सकता है। अगर आप एक छात्र, शिक्षक या सीखने के इच्छुक व्यक्ति हैं तो यह पुस्तक आपके लिए अनमोल साबित हो सकती है। यह न केवल शिक्षा को रोचक बनाती है बल्कि यह भी सिखाती है कि ज्ञान को लंबे समय तक याद रखने के लिए किन वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाए। तो आइए सीखने की इस अनूठी यात्रा में कदम रखें। इस पुस्तक में बताया गया है कि पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों के अलावा हमें असामान्य अनकॉमन तरीकों को अपनाने की जरूरत है ताकि छात्रों को बेहतर समझ और दीर्घकालिक ज्ञान प्राप्त हो सके। सक्रिय और निष्क्रिय अधिगम, एक्टिव वर्सेस इनएक्टिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे ग्रहण करता है और उसे कैसे संग्रहित करता है। बारबरा ओकले की पुस्तक अनकॉमन सेंस टीचिंग में यह बताया गया है कि शिक्षण के दो प्रमुख रूप होते हैं, सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग और निष्क्रिय अधिगम पैसिव लर्निंग। दोनों ही तरीकों का शिक्षा प्रणाली में उपयोग किया जाता है, लेकिन सक्रिय अधिगम अधिक प्रभावी और स्थायी होता है। निष्क्रिय अधिगम पैसिव लर्निंग पारंपरिक तरीका। निष्क्रिय अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें छात्र केवल जानकारी को ग्रहण करते हैं लेकिन उसे अपने विचारों में गहराई से नहीं उतारते। इसमें आमतौर पर निम्नलिखित गतिविधियां शामिल होती हैं: किताबें पढ़ना, व्याख्यान, लेक्चर्स सुनना, नोट्स लिखना बिना समझे या विश्लेषण किए, विषय वस्तु को दोहराना, रोट लर्निंग। हालांकि यह तरीका जानकारी प्राप्त करने के लिए सहायक हो सकता है, लेकिन यह सीखने की सबसे प्रभावी विधि नहीं है। जब कोई छात्र केवल पढ़ता है या सुनता है तो यह जानकारी उसकी अल्पकालिक स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है और जल्दी ही भूल जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र परीक्षा से एक दिन पहले पूरी किताब पढ़ लेता है लेकिन बिना उसे समझे सिर्फ रटता है तो संभवतः वह कुछ दिनों बाद सब भूल जाएगा। निष्क्रिय अधिगम का एक बड़ा नुकसान यह है कि इसमें गहरी सोच, डीप प्रोसेसिंग की कमी होती है। हमारा मस्तिष्क किसी भी जानकारी को लंबे समय तक तभी याद रखता है जब वह उसे सक्रिय रूप से संसाधित, प्रोसेस करता है और उस पर विचार करता है। सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग प्रभावी तरीका। सक्रिय अधिगम में छात्र केवल जानकारी को ग्रहण ही नहीं करते बल्कि उसे प्रयोग, एप्लीकेशन भी करते हैं। इसमें निम्नलिखित विधियां शामिल होती हैं: समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी प्रश्न या समस्या का उत्तर स्वयं खोजने का प्रयास करना, अभ्यास आधारित सीखना, प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग, प्राप्त ज्ञान को किसी व्यावहारिक स्थिति में लागू करना, सिखाने की प्रक्रिया, टीचिंग अदर्स, किसी अन्य व्यक्ति को वही ज्ञान समझाना जो आपने सीखा है, चर्चा और बहस, डिस्कशन एंड डिबेट, सहपाठियों और शिक्षकों के साथ अवधारणाओं पर चर्चा करना, प्रयोगात्मक अधिगम एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रयोगों, प्रोजेक्ट्स और गतिविधियों के माध्यम से सीखना। इन सभी तरीकों से छात्र न केवल पढ़ाई में रुचि लेते हैं बल्कि वे जानकारी को दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी में संग्रहित कर सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई छात्र गणित सीख रहा है और केवल सूत्रों को याद करता है, निष्क्रिय अधिगम, तो वह परीक्षा के कुछ दिनों बाद भूल सकता है। लेकिन यदि वही छात्र उन सूत्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर लागू करता है, प्रश्नों को हल करता है और अपने मित्रों को यह सिखाने की कोशिश करता है, तो वह उस जानकारी को लंबे समय तक याद रखेगा।
बारबरा ओखले का तर्क, क्यों सक्रिय अधिगम आवश्यक है। बारबरा ओखले और अन्य शिक्षाविदों का मानना है कि सीखने की सबसे प्रभावी प्रक्रिया तब होती है जब हम जानकारी को अपनी दीर्घकालिक स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्थानांतरित करते हैं। यह तभी संभव है जब हम जानकारी पर गहराई से सोचें, उसे लागू करें और बार बार दोहराएं। 1. सक्रिय अधिगम न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है। मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। जब हम सक्रिय रूप से सीखते हैं, जैसे समस्या हल करते हैं या दूसरों को पढ़ाते हैं, तो ये न्यूरल कनेक्शन मजबूत हो जाते हैं, जिससे हमें जानकारी लंबे समय तक याद रहती है। 2. सक्रिय अधिगम सीखने का पिरामिड लर्निंग पिरामिड सिद्धांत को लागू करता है। शोध से पता चला है कि विभिन्न तरीकों से सीखने की प्रभावशीलता अलग अलग होती है। नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरी द्वारा प्रस्तुत सीखने का पिरामिड दर्शाता है कि व्याख्यान सुनने से केवल 5% ज्ञान प्राप्त होता है, पढ़ने से 10% ज्ञान प्राप्त होता है, ऑडियो विजुअल सामग्री से 20% ज्ञान प्राप्त होता है, प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन से 30% ज्ञान प्राप्त होता है, समूह चर्चा से 50% ज्ञान प्राप्त होता है, प्रभावी अभ्यास प्रैक्टिस से 75% ज्ञान प्राप्त होता है, अन्य को सिखाने टीचिंग अदर्स से 90% ज्ञान प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि जब हम दूसरों को सिखाते हैं या किसी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे अधिक फायदा होता है। सक्रिय अधिगम को बढ़ाने के तरीके, यदि आप एक छात्र हैं या शिक्षक हैं तो सक्रिय अधिगम को अपनी शिक्षा पद्धति में शामिल करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम, पारंपरिक व्याख्यान के बजाय छात्रों को पहले घर पर अध्ययन करने के लिए कहा जाए और फिर कक्षा में चर्चा और व्यावहारिक गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए। सोक्रेटिक मेथड, शिक्षकों को छात्रों से सवाल पूछने चाहिए ताकि वे स्वयं उत्तर खोजने का प्रयास करें। स्पेस्ड रिपीटिशन, बार बार जानकारी को दोहराने के बजाय उसे अंतराल गैप के साथ याद करने का अभ्यास किया जाए। गणित और विज्ञान में हैंड्स ऑन गतिविधियां, केवल पढ़ाने के बजाय छात्रों को प्रयोग करने और वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, छात्रों को अपने ज्ञान को लागू करने के लिए वास्तविक दुनिया की समस्याओं पर काम करने के अवसर दिए जाए। केंद्रित और फैलाव मोड फोकस्ड वर्सेस डिफ्यूज मोड, हमारा मस्तिष्क अद्भुत रूप से जटिल और शक्तिशाली होता है, लेकिन इसकी कार्य प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि यह 2 अलग अलग मोड में काम करता है। केंद्रित मोड फोकस्ड मोड, फैलाव मोड डिफ्यूज मोड। इन दोनों मोड का सही संतुलन बनाकर हम अपनी सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। एक केंद्रित मोड, गहरे ध्यान की अवस्था। केंद्रित मोड वह अवस्था है जिसमें हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से किसी एक कार्य या विषय पर केंद्रित होता है। जब हम किसी कठिन समस्या को हल करने, किसी नए विचार को समझने या गहराई से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मस्तिष्क केंद्रित मोड में काम करता है। विशेषताएं, गहरी एकाग्रता और ध्यान, पहले से ज्ञात ज्ञान पर आधारित कार्य, त्वरित समस्या समाधान, सक्रिय मानसिक प्रयास की आवश्यकता। उदाहरण, जब कोई छात्र गणित की किसी कठिन समस्या को हल करने की कोशिश करता है तो उसका मस्तिष्क केंद्रित मोड में काम कर रहा होता है। जब हम कोई नई भाषा सीखते समय व्याकरण के नियमों को याद करने का प्रयास करते हैं तब भी यह मोड सक्रिय रहता है। किसी किताब को ध्यान से पढ़ना और समझना भी केंद्रित मोड का हिस्सा है। समस्या, केंद्रित मोड में लगातार काम करना थकान भरा हो सकता है और कभी कभी दिमाग जाम मेंटल ब्लॉक हो जाता है, जिससे समस्या का हल निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में फैलाव मोड की जरूरत होती है। तो फैलाव मोड, विचारों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया। फैलाव मोड वह अवस्था होती है जब हमारा मस्तिष्क रिलैक्स रहता है और स्वाभाविक रूप से नई अंतर्दृष्टि इनसाइट्स विकसित करता है। जब हम दिमाग को आराम देते हैं, टहलते हैं, संगीत सुनते हैं या कोई हल्का काम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क फैलाव मोड में चला जाता है। इस दौरान हमारे न्यूरॉन्स नए कनेक्शन बनाते हैं जिससे हमें नई चीजें सीखने और समझने में मदद मिलती है।
विशेषताएं: सहज और स्वाभाविक सोच, नए विचारों और रचनात्मकता का विकास, दीर्घकालिक स्मृति में जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद, समस्या को हल करने के लिए अलग दृष्टिकोण प्रदान करना। उदाहरण: कई वैज्ञानिकों और कलाकारों ने कहा है कि उन्हें अपने सबसे अच्छे विचार तब आए जब वे काम नहीं कर रहे थे, जैसे टहलते समय, नहाते समय या सोने से पहले। यदि कोई छात्र गणित की कठिन समस्या हल नहीं कर पा रहा है, तो अगर वह थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले और किसी और चीज पर ध्यान दे, तो हो सकता है कि उसे अचानक हल मिल जाए। अल्बर्ट आइंस्टीन को कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विचार तब आए जब वे वायलिन बजा रहे थे, क्योंकि यह उनका फैलाव मोड सक्रिय करने का तरीका था। समस्या: यदि कोई केवल फैलाव मोड में ही रहे और केंद्रित मोड में न जाए, तो उसकी पढ़ाई या कार्य प्रभावी नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र सिर्फ कल्पना करता रहे कि वह गणित में अच्छा हो सकता है, लेकिन कभी बैठकर गणित के सवाल हल न करे, तो उसकी सीखने की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। 3. केंद्रित और फैलाव मोड का सही संतुलन। प्रभावी सीखने की कुंजी सीखने के लिए इन दोनों मोड का संतुलित उपयोग करना आवश्यक है। यदि हम केवल केंद्रित मोड में रहेंगे, तो हमारा दिमाग थक जाएगा और सीखने की गति धीमी हो जाएगी। वहीं यदि हम केवल फैलाव मोड में रहेंगे, तो हम कभी भी गहराई से किसी विषय को नहीं समझ पाएंगे। संतुलन कैसे बनाएं? पोमोडोरो तकनीक: 25 से 30 मिनट तक गहरे ध्यान से पढ़ाई करें। केंद्रित मोड, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें और हल्की गतिविधियां करें। फैलाव मोड, इसे दिन भर में 4 से 5 बार दोहराएं। जब हम सोने से पहले हल्की पढ़ाई करते हैं, तो हमारा दिमाग नींद के दौरान इसे व्यवस्थित करता है। ध्यान केंद्रित करने के लिए मेडिटेशन करें और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए हल्की एक्सरसाइज करें। खुली हवा में टहलना, हरियाली देखना और गहरी सांस लेना फैलाव मोड को सक्रिय करता है। कठिन समस्याओं को हल करने से पहले ब्रेक लें। अगर कोई कठिन प्रश्न हल नहीं हो रहा है, तो कुछ समय के लिए उसे छोड़ दें और किसी और गतिविधि में लग जाएं। 4. वास्तविक जीवन में केंद्रित और फैलाव मोड का उपयोग। परीक्षा की तैयारी में पहले कठिन विषयों को केंद्रित मोड में पढ़ें, फिर संगीत सुनें, टहलें या हल्के दिमाग से नोट्स दोहराएं ताकि फैलाव मोड सक्रिय हो। नई भाषा सीखने में पहले व्याकरण के नियम और शब्दावली को केंद्रित होकर याद करें, फिर मूवी देखें, गाने सुनें और बातचीत करने की कोशिश करें ताकि मस्तिष्क नई जानकारी को जोड़ सके। रचनात्मक कार्यों में लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक पहले केंद्रित मोड में काम करते हैं, फिर ब्रेक लेकर फैलाव मोड का उपयोग करते हैं। वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह काम करता है, लेकिन इसकी जानकारी को संभालने और संग्रहित करने की प्रक्रिया 2 मुख्य प्रकार की स्मृतियों, मेमोरी, पर निर्भर करती है। वर्किंग मेमोरी सीमित और अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मेमोरी असीमित और स्थायी, परमानेंट। अगर कोई व्यक्ति प्रभावी रूप से सीखना चाहता है, तो उसे जानकारी को वर्किंग मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्थानांतरित, ट्रांसफर करना होगा। यही एक अच्छी शिक्षण प्रक्रिया की असली कुंजी होती है। 1. वर्किंग मेमोरी अल्पकालिक और सीमित। वर्किंग मेमोरी को अस्थायी भंडारण, टेम्पररी स्टोरेज की तरह समझा जा सकता है। यह मस्तिष्क में आने वाली नई जानकारी को थोड़े समय के लिए संभालती है और प्रक्रिया करती है, लेकिन इसकी क्षमता सीमित होती है। विशेषताएं: सीमित क्षमता, लिमिटेड कैपेसिटी। एक समय में केवल 4 से 7 सूचनाएं ही संभाली जा सकती हैं। अस्थायी भंडारण, टेम्परेरी स्टोरेज। यदि जानकारी को दोहराया न जाए, तो यह जल्दी भूल जाती है। तुरंत निर्णय लेने और समस्या हल करने में मदद करती है। उदाहरण: जब हम किसी का फोन नंबर सुनते हैं और तुरंत उसे डायल करते हैं, तो हम वर्किंग मेमोरी का उपयोग कर रहे होते हैं। यदि कोई छात्र एक गणितीय सूत्र पढ़ता है और तुरंत उसे हल करने की कोशिश करता है, तो यह वर्किंग मेमोरी में रहता है। परीक्षा के दौरान जब कोई छात्र उत्तर सोच रहा होता है, तो वह अपनी वर्किंग मेमोरी का उपयोग कर रहा होता है। समस्या: वर्किंग मेमोरी का उपयोग करने वाली जानकारी अक्सर जल्दी भूल जाती है। यह जल्दी ओवरलोड हो सकती है, जिससे छात्र भ्रमित हो जाते हैं। 2. लॉन्ग टर्म मेमोरी
असीमित और स्थायी लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे मस्तिष्क का स्थायी संग्रहालय, परमानेंट स्टोरेज है, जिसमें जीवन भर की जानकारी संग्रहित रहती है। विशेषताएं: असीमित क्षमता, अनलिमिटेड क्षमता, यह कभी भरती नहीं है। दीर्घकालिक भंडारण, लॉन्ग टर्म स्टोरेज, एक बार जानकारी सही ढंग से संग्रहित हो जाए तो यह जीवन भर रह सकती है। पिछले अनुभवों, भाषा, कौशल और व्यक्तिगत यादों को संग्रहित करती है। उदाहरण: जब कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है तो यह कौशल लॉन्ग टर्म मेमोरी में संग्रहित हो जाता है। यदि कोई छात्र गणित के सिद्धांतों को बार बार दोहराता है तो वह उन्हें लंबे समय तक याद रख सकता है। अपना बचपन का पहला स्कूल याद रखना लॉन्ग टर्म मेमोरी का उदाहरण है। जानकारी को वर्किंग मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे भेजें? पुनरावृत्ति, रेपिटेशन, जानकारी को बार बार दोहराने से यह लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्थानांतरित हो जाती है। एसोसिएशन, नई जानकारी को पहले से सीखी हुई चीजों से जोड़ने से याददाश्त मजबूत होती है। व्यवहारिक अभ्यास, एक्टिव प्रैक्टिस, जब हम किसी जानकारी को वास्तविक जीवन में उपयोग करते हैं तो यह लंबे समय तक बनी रहती है। स्पेस्ड रिपीटिशन, जानकारी को अंतराल, गैप के साथ दोहराना प्रभावी होता है। 3. न्यूरोप्लास्टिसिटी और सीखने की क्षमता। न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क की वह क्षमता है जिसके माध्यम से यह नए अनुभवों, जानकारी और अभ्यास के आधार पर अपने संरचनात्मक और कार्यात्मक पैटर्न को बदल सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्यों महत्वपूर्ण है? यह दर्शाती है कि मस्तिष्क कभी भी सीखना बंद नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति किसी नए कौशल जैसे संगीत बजाना, नई भाषा सीखना का अभ्यास करता है तो उसके मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। इससे यह साबित होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में नई चीजें सीख सकता है, बशर्ते वह सही रणनीतियां अपनाए। कैसे काम करती है न्यूरोप्लास्टिसिटी? जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन मजबूत होते हैं। यदि हम किसी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं तो यह लॉन्ग टर्म मेमोरी में संग्रहित हो जाती है। यदि हम किसी सीखी हुई चीज का लंबे समय तक उपयोग नहीं करते तो संबंधित न्यूरल कनेक्शन कमजोर हो जाते हैं। 4. सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी का उपयोग कैसे करें? एक लगातार अभ्यास करें, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। कोई भी नया कौशल सीखते समय नियमित अभ्यास करने से न्यूरल नेटवर्क मजबूत होता है। उदाहरण: यदि आप एक नई भाषा सीख रहे हैं तो रोज 10 से 15 मिनट का अभ्यास करें। तो विविध तरीके अपनाएं। यूज मल्टीपल लर्निंग मेथड्स। यदि आप किसी विषय को सीख रहे हैं तो केवल पढ़ने के बजाय उसे लिखें, सुनें, दूसरों को सिखाएं और व्यावहारिक रूप से प्रयोग करें। उदाहरण: यदि आप गणित सीख रहे हैं तो पढ़ने के बाद प्रश्न हल करें और किसी मित्र को वह अवधारणा समझाने की कोशिश करें। 3. दिमागी चुनौतियां स्वीकार करें, चैलेंज योर ब्रेन। कठिन कार्य करने से न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है। उदाहरण: पहेली हल करें, शतरंज खेलें, नई भाषा सीखें या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाएं। 4. सही आहार और व्यायाम करें, हेल्थी डाइट एंड व्यायाम। एरोबिक व्यायाम, एरोबिक एक्सरसाइज मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन युक्त आहार मस्तिष्क के विकास में सहायक होते हैं। 5. अच्छी नींद लें, गेट प्रॉपर स्लीप। नींद के दौरान मस्तिष्क दिन भर सीखी हुई जानकारी को व्यवस्थित करता है और मजबूत करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना आवश्यक है। पुनरावृत्ति, रिट्रीवल प्रैक्टिस की शक्ति सीखने और याद रखने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी पुनरावृत्ति, रिट्रीवल प्रैक्टिस है। किसी भी जानकारी को स्थायी रूप से याद रखने के लिए यह जरूरी है कि हम उसे बार बार दोहराएं, लेकिन इसका तरीका सही होना चाहिए। अक्सर छात्र यह गलती करते हैं कि वे केवल पाठ्य सामग्री को बार बार पढ़ते हैं, लेकिन यह तरीका बहुत प्रभावी नहीं होता। बारबरा ओकले और कई शोधकर्ताओं के अनुसार सबसे प्रभावी पुनरावृत्ति तकनीक यह है कि हम कुछ समय बाद जानकारी को खुद से याद करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम उसे बार बार पढ़ें। इस तकनीक को स्पेस्ड रिपीटिशन, स्पेस्ड रेपिटेशन कहा जाता है। पुनरावृत्ति, रिट्रीवल प्रैक्टिस कैसे काम करती है? जब हम किसी जानकारी को पढ़ने के बाद उसे खुद से याद करने की कोशिश करते हैं
तो हमारा मस्तिष्क उसे अधिक प्रभावी तरीके से संग्रहित करता है। इससे यह जानकारी अल्पकालिक स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी से दीर्घकालिक स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्थानांतरित हो जाती है। उदाहरण, यदि कोई छात्र आज एक विज्ञान का अध्याय पढ़ता है और उसे 2 दिन बाद बिना देखे याद करने की कोशिश करता है, तो उसकी स्मृति में यह जानकारी लंबे समय तक बनी रहेगी। लेकिन यदि वही छात्र सिर्फ रोजाना उस अध्याय को पढ़ता रहे और कभी उसे खुद से याद करने की कोशिश न करे, तो संभव है कि परीक्षा के बाद वह उसे भूल जाए। स्पेस्ड रेपिटेशन क्यों प्रभावी है? भूलने की दर फॉरगेटिंग कर्व को धीमा करता है। जब हम समय समय पर पुरानी जानकारी को याद करने की कोशिश करते हैं, तो उसे भूलने की संभावना कम हो जाती है। मस्तिष्क को अधिक सक्रिय बनाता है। जब हम खुद से कोई उत्तर याद करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे अधिक मजबूती से संग्रहित करता है। कठिन विषयों को आसान बनाता है। बार बार याद करने से मुश्किल अवधारणाएं भी स्पष्ट हो जाती हैं। कैसे लागू करें? एक फ्लैश कार्ड का उपयोग करें। महत्वपूर्ण बिंदुओं के फ्लैश कार्ड बनाएं और उन्हें पढ़ने के बजाय खुद से उत्तर देने का प्रयास करें। उदाहरण, क्विज़लेट जैसी डिजिटल फ्लैश कार्ड ऐप्स का उपयोग करें। दूसरा, प्रश्नोत्तरी सेल्फ टेस्टिंग करें। खुद से प्रश्न पूछें और बिना किताब देखे उत्तर देने की कोशिश करें। उदाहरण, अगर आपने इतिहास का एक अध्याय पढ़ा है, तो बिना देखे खुद से पूछें, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? 3, फीडबैक लूप का उपयोग करें। यदि कोई उत्तर गलत हो जाता है, तो उसे दोबारा पढ़ें और अगली बार फिर से याद करने की कोशिश करें। 4, पहले पढ़ें, फिर खाली पेज पर लिखें, किताब को बंद करें और जो याद है उसे कागज पर लिखें। इससे आपका मस्तिष्क सक्रिय रूप से जानकारी को प्रोसेस करेगा। 5, लहरदार पुनरावृत्ति इंटरलीव्ड प्रैक्टिस करें। एक ही विषय को लगातार दोहराने के बजाय विभिन्न विषयों को मिश्रित तरीके से पढ़ें। 6, गलती करना सीखने के लिए आवश्यक है। अक्सर शिक्षक और छात्र यह मानते हैं कि गलतियां करना बुरा है, लेकिन बारबरा ओकले के अनुसार गलतियां ही सबसे अच्छा सीखने का माध्यम है। गलतियां करने से हमारा मस्तिष्क उन बिंदुओं पर ध्यान देता है जिनमें सुधार की आवश्यकता होती है। जब कोई छात्र कोई गलती करता है और फिर उसे सुधारता है, तो उसके मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, जिससे वह जानकारी भविष्य में अधिक स्पष्ट और स्थायी हो जाती है। गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? 1, मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाती है। जब हम कोई गलती करते हैं, तो हमारा दिमाग उस जानकारी को गहराई से प्रोसेस करता है और अगली बार गलती न करने के लिए नए न्यूरल पथ विकसित करता है। 2, वास्तविक दुनिया के लिए तैयार करती है। जीवन में हम हमेशा सही नहीं होते। गलतियां हमें अनुकूलन एडेप्टेशन और सुधार इम्प्रूवमेंट सिखाती हैं। 3, आत्मविश्लेषण सेल्फ रिफ्लेक्शन को बढ़ाती है। जब हम गलती करते हैं, तो हम अपनी सोच की प्रक्रिया की समीक्षा करते हैं और अपनी कमियों को सुधारते हैं। कैसे लागू करें? 1, गलतियों को स्वीकार करें एम्ब्रेस मिस्टेक्स। यह समझें कि गलती करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह सीखने का एक अनिवार्य हिस्सा है। 2, गलत उत्तरों को फिर से हल करें रीअटेम्प्ट रॉन्ग आंसर्स। परीक्षा या अभ्यास के दौरान जो प्रश्न गलत हुए हैं, उन्हें दोबारा हल करें और यह समझने की कोशिश करें कि गलती कहाँ हुई थी। 3, शिक्षकों को गलतियां सुधारने में सहायक बनाएं। शिक्षक छात्रों को गलतियां सुधारने के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया पॉजिटिव फीडबैक दें, जिससे वे डरे बिना सीख सकें। 4, कठिन प्रश्नों को प्राथमिकता दें। अक्सर हम आसान प्रश्नों पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली सीख कठिन प्रश्नों को हल करने से मिलती है। 5, गलती लॉग बनाएं मेंटेन एन एरर लॉग। अपनी सभी गलतियों को एक जगह लिखें और उन्हें समय समय पर पुनरावलोकन रिव्यू करें। अगर आप अधिक प्रभावी ढंग से सीखना चाहते हैं, तो खुद को बार बार परखें, गलतियों को अपनाएं और लगातार सुधार करने की कोशिश करें। मल्टी सेंसरी लर्निंग सीखने का बहुइंद्रिय दृष्टिकोण सीखने की प्रक्रिया जितनी अधिक इंद्रियों सेंसेस को शामिल करती है, उतनी ही अधिक प्रभावी होती है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में अक्सर केवल पढ़ने रीडिंग और सुनने लिसनिंग पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन शोध बताते हैं
कि यदि हम किसी विषय को कई इंद्रियों के माध्यम से सीखें तो वह ज्ञान अधिक स्थायी और प्रभावी हो जाता है। मल्टी सेंसरी लर्निंग क्या है? मल्टी सेंसरी लर्निंग एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जिसमें देखने, विजुअल, सुनने, ऑडिटरी, छूने, टैक्टाइल और करने, काइनेस्थेटिक जैसी विभिन्न इंद्रियों का उपयोग किया जाता है। जब हम एक ही जानकारी को अलग अलग तरीकों से ग्रहण करते हैं तो हमारा मस्तिष्क इसे अधिक प्रभावी रूप से संग्रहित करता है। मल्टी सेंसरी लर्निंग के प्रमुख घटक: एक दृष्टि आधारित सीखना, विजुअल लर्निंग छवियों, ग्राफिक्स, चार्ट्स, मैप्स और वीडियो का उपयोग करके पढ़ाई करना। उदाहरण: यदि कोई छात्र इतिहास पढ़ रहा है तो वह ऐतिहासिक घटनाओं के नक्शे और चित्रों को देखकर बेहतर सीख सकता है। 2. श्रवण आधारित सीखना, ऑडिटरी लर्निंग, जानकारी को सुनकर याद करना, जैसे व्याख्यान, पॉडकास्ट या समूह चर्चा। उदाहरण: कोई छात्र गणित की अवधारणाएं ऑडियो लेक्चर या पॉडकास्ट सुनकर बेहतर समझ सकता है। 3. स्पर्श आधारित सीखना, टैक्टाइल लर्निंग, चीजों को छूकर और उनके साथ बातचीत करके सीखना। उदाहरण: विज्ञान के छात्रों के लिए प्रयोगशाला, लैब एक्सपेरिमेंट्स में किए गए प्रयोग ज्यादा प्रभावी होते हैं। 4. गतिशीलता आधारित सीखना, किनेस्थेटिक लर्निंग, शारीरिक गतिविधियों और प्रयोगों के माध्यम से सीखना। उदाहरण: गणित सीखने के लिए अबेकस या कंकड़ पत्थरों का उपयोग करने से बच्चे बेहतर समझ सकते हैं। मल्टी सेंसरी लर्निंग के लाभ: 1. मस्तिष्क की स्मरण शक्ति, मेमोरी रिटेंशन बढ़ती है। जब मस्तिष्क एक ही जानकारी को कई बार अलग अलग तरीकों से अनुभव करता है तो वह इसे दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी में संग्रहित कर लेता है। 2. सीखना अधिक रोचक बनता है। जब कोई छात्र केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ने के बजाय वीडियो देखता है, खेल आधारित अभ्यास करता है और नोट्स लिखता है तो उसकी रुचि बनी रहती है। 3. सभी प्रकार के छात्रों के लिए उपयोगी, हर छात्र की सीखने की शैली अलग होती है। कुछ छात्र दृश्य माध्यमों, विजुअल लर्नर्स से बेहतर सीखते हैं तो कुछ श्रवण, ऑडिटरी लर्नर्स से। मल्टी सेंसरी लर्निंग हर प्रकार के छात्रों के लिए प्रभावी होती है। 4. जटिल अवधारणाओं को सरल बनाती है। किसी कठिन विषय को केवल पढ़ने के बजाय यदि हम उसे ग्राफिक्स, व्याख्यान, गतिविधियों और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझें तो वह अधिक स्पष्ट हो जाता है। मल्टी सेंसरी लर्निंग कैसे अपनाएं? 1. टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल्स देखें, ऑडियो बुक और पॉडकास्ट सुनें, इंटरैक्टिव सिमुलेशंस और एप्स का उपयोग करें। 2. नोट्स लिखें और चित्र बनाएं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख कर याद करें। मानसिक नक्शे, माइंड मैप्स और चार्ट बनाएं। 3. ग्रुप डिस्कशन और डिबेट करें, सहपाठियों के साथ चर्चा करें, अध्ययन समूहों में भाग लें। 4. खेल आधारित सीखने की रणनीतियां अपनाएं। विषयों को मजेदार बनाने के लिए क्विज और गेम का उपयोग करें। रोल प्ले और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करें। 8. पढ़ाने से सीखने की क्षमता बढ़ती है। टीचिंग टू लर्न, सीखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप किसी और को सिखाएं। रिचर्ड फाइनमैन। टीचिंग टू लर्न क्या है? जब कोई छात्र किसी विषय को अच्छी तरह समझकर उसे दूसरों को सिखाता है तो उसकी अपनी समझ और भी स्पष्ट हो जाती है। इसे फाइनमैन टेक्निक भी कहा जाता है। टीचिंग टू लर्न के लाभ: 1. जानकारी को गहराई से समझने में मदद मिलती है। जब कोई छात्र पढ़ाई करने के बाद उसे किसी और को समझाने की कोशिश करता है तो वह खुद भी अधिक स्पष्ट रूप से सोचता है। तो जटिल विषय आसान लगने लगते हैं। कोई भी अवधारणा जब सरल शब्दों में समझाई जाती है तो वह अधिक स्पष्ट हो जाती है। 3. आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब छात्र दूसरों को सिखाने में सक्षम होते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। 4. लॉन्ग टर्म मेमोरी में जानकारी स्टोर होती है। जब कोई व्यक्ति कुछ सिखाता है तो वह जानकारी उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में और अधिक मजबूती से बैठ जाती है। कैसे लागू करें? इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग टू लर्न: 1. फाइनमैन टेक्निक अपनाएं। विषय को पहले खुद समझें, फिर इसे किसी और को सिखाने की कोशिश करें। अगर नहीं समझा पाए तो दोबारा पढ़ें और इसे सरल बनाएं। जब आप इसे किसी 5 साल के बच्चे को भी समझा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इसे पूरी तरह सीख लिया है।
2. ग्रुप स्टडी करें। पढ़ाई के बाद अपने दोस्तों या सहपाठियों को सिखाने का प्रयास करें। 3. प्रोफेसर की भूमिका निभाएं। खुद को एक शिक्षक मानकर पढ़ाई करें। कल्पना करें कि आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। 4. डिजिटल संसाधनों का उपयोग करें। अपने नोट्स को वॉइस रिकॉर्ड करें और सुनें। अपने स्वयं के लर्निंग वीडियो बनाएं। 5. प्रश्नोत्तर सत्र करें। खुद से या किसी और से सवाल पूछें और उत्तर दें। यदि आप वास्तव में किसी विषय को गहराई से समझना चाहते हैं तो उसे मल्टी सेंसरी लर्निंग के माध्यम से सीखें और फिर दूसरों को सिखाएं। शिक्षा केवल जानकारी को याद रखने या परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य व्यक्तिगत विकास, समस्या समाधान क्षमता और आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों और छात्रों को कुछ प्रभावी शिक्षण रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता होती है। 9. ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। ग्रोथ माइंडसेट का विचार डॉ. कैरल ड्वेक ने प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत बताता है कि बुद्धिमत्ता और प्रतिभा जन्मजात नहीं होती, बल्कि इन्हें सही प्रयास, रणनीति और सीखने की आदतों से विकसित किया जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट बनाम फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट। अगर मैं कड़ी मेहनत करूं तो मैं सुधार कर सकता हूं। या तो मैं बुद्धिमान हूं या नहीं, इसमें बदलाव नहीं हो सकता। गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। अगर मैं गलती करता हूं तो इसका मतलब है कि मैं असफल हूं। नई चीजें सीखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन मैं कर सकता हूं। अगर कोई चीज मुश्किल है तो इसका मतलब है कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। प्रयास करने से मैं बेहतर बन सकता हूं। अगर मुझे तुरंत सफलता नहीं मिली तो मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के तरीके। 1. गलतियों को सीखने का अवसर माने। शिक्षकों को छात्रों को यह सिखाना चाहिए कि गलतियां असफलता नहीं है, बल्कि सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण, यदि कोई छात्र गणित की समस्या हल करने में असफल होता है तो शिक्षक उसे बताएं कि गलती से सीखकर अगली बार उसे कैसे सुधार सकते हैं। 2. अभी तक नहीं, येट दृष्टिकोण अपनाएं। यदि कोई छात्र कहता है मुझे यह विषय नहीं आता, तो शिक्षक उसे यह सिखा सकते हैं कि सही तरीका है, मुझे यह विषय अभी तक नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। 3. कठिनाइयों को चुनौतियों के रूप में देखें। छात्रों को सिखाएं कि कठिन कार्यों को चुनौती के रूप में स्वीकार करें और उन्हें हल करने की कोशिश करें। 4. मेहनत को प्राथमिकता दें। न कि सिर्फ प्रतिभा को। शिक्षकों को छात्रों को यह बताना चाहिए कि लगातार प्रयास और अभ्यास किसी भी कौशल को विकसित करने की कुंजी है। 5. प्रेरक कहानियां और उदाहरण साझा करें। उन महान लोगों की कहानियां सुनाएं जिन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की। 10. प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव लर्निंग। ग्रोथ माइंडसेट के साथ साथ सीखने को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ रणनीतियों को लागू करना जरूरी है। A. इंटरलीविंग, विभिन्न विषयों को मिलाकर पढ़ना। इंटरलीविंग एक तकनीक है जिसमें एक ही प्रकार के प्रश्नों या विषयों को लगातार पढ़ने के बजाय अलग अलग विषयों को मिलाकर पढ़ा जाता है। उदाहरण, यदि कोई छात्र गणित सीख रहा है तो उसे केवल एक ही तरह के प्रश्न, जैसे सिर्फ जोड़ या सिर्फ गुणा, हल करने के बजाय अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को मिलाकर हल करना चाहिए। विज्ञान के छात्रों को अलग अलग विषयों, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान को एक साथ पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। फायदे: एक ही तरह की समस्याओं को बार बार हल करने की तुलना में दिमाग को अधिक सक्रिय बनाता है। वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद करता है क्योंकि यह विविध सोच विकसित करता है। बी. एक्टिव रिकॉल, खुद से उत्तर याद करने की विधि। एक्टिव रिकॉल वह तकनीक है जिसमें हम किताब को दोबारा पढ़ने के बजाय खुद से प्रश्न पूछकर उत्तर याद करने की कोशिश करते हैं। कैसे करें? एक पढ़ने के तुरंत बाद किताब बंद करें और खुद से पूछें, मुख्य बिंदु क्या थे? 2 फ्लैश कार्ड का उपयोग करें। एक तरफ प्रश्न लिखें और दूसरी तरफ उत्तर। 3. किसी को विषय समझाने की कोशिश करें। फायदे: यह मस्तिष्क को मजबूर करता है कि वह जानकारी को गहराई से संसाधित करे। यह लॉन्ग टर्म मेमोरी में जानकारी को संग्रहित करने में मदद करता है। सी. फीडबैक आधारित सुधार, फीडबैक बेस्ड इंप्रूवमेंट।
सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए निरंतर फीडबैक आवश्यक है। अच्छा फीडबैक कैसा होना चाहिए? तत्काल, इमीडिएट, तुरंत दिया गया फीडबैक ज्यादा प्रभावी होता है। निर्माणात्मक, कंस्ट्रक्टिव, केवल गलतियां बताने के बजाय सुधार के तरीके भी बताए जाएं। व्यक्तिगत, पर्सनलाइज्ड, हर छात्र की कमजोरियों और सुधार बिंदुओं के अनुसार दिया जाए। कैसे लागू करें? शिक्षक नियमित रूप से परीक्षण और असाइनमेंट पर फीडबैक दें। छात्रों को आत्म मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट करने के लिए प्रेरित करें। सहपाठी फीडबैक, पीयर फीडबैक को बढ़ावा दें, जहां छात्र एक दूसरे की गलतियों से सीखें। ऑनलाइन और डिजिटल लर्निंग के लिए सुझाव। डिजिटल युग में ऑनलाइन शिक्षा तेजी से लोकप्रिय हो रही है, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग को प्रभावी बनाने के लिए सही रणनीतियां अपनाना बहुत आवश्यक है। बारबरा ओकले की पुस्तक अनकॉमन सेंस टीचिंग के अनुसार ऑनलाइन शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए 2 महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षकों द्वारा इंटरैक्टिव सामग्री का उपयोग, छात्रों में सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग विकसित करना। 1. शिक्षकों के लिए ऑनलाइन शिक्षा को अधिक प्रभावी कैसे बनाएं? ऑनलाइन शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि छात्रों की रुचि बनी रहे और वे सक्रिय रूप से भाग लें। इसके लिए शिक्षकों को इंटरैक्टिव और व्यावहारिक एंगेजिंग शिक्षण तकनीकों को अपनाना चाहिए। ए. वीडियो का उपयोग करें। यूज विजुअल एंड वीडियो कंटेंट। शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स बनाएं। लंबी और उबाऊ लेक्चर की बजाय छोटे, आकर्षक और स्पष्ट वीडियो तैयार करें। एनिमेशन और ग्राफिक्स का उपयोग करें। कठिन विषयों को समझाने के लिए इन्फोग्राफिक्स और सिंपल एनिमेशन का प्रयोग करें। TTID और YouTube के एजुकेशनल वीडियो का उपयोग करें। उदाहरण, गणित के कठिन फॉर्मूलों को समझाने के लिए एनिमेटेड वीडियो अधिक प्रभावी होते हैं। B. क्विज और गेमिफिकेशन का उपयोग करें। छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्विज और गेम बेस्ड लर्निंग तकनीकों को अपनाएं। काहूट, क्विजेज, मेंटीमीटर जैसे टूल्स का उपयोग करें। उदाहरण, भाषा सीखने के लिए ड्यूओलिंगो ऐप का उपयोग किया जाता है, जहां गेम के माध्यम से छात्र शब्दावली सीखते हैं। C. इंटरैक्टिव असाइनमेंट और प्रोजेक्ट दें। समस्या आधारित लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का उपयोग करें। ऑनलाइन ग्रुप प्रोजेक्ट्स और कोलैबोरेटिव असाइनमेंट दें। उदाहरण, विज्ञान विषय में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विषय पर छात्रों से इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट तैयार करने को कहें। D. फीडबैक और पर्सनलाइज्ड लर्निंग, व्यक्तिगत फीडबैक दें। हर छात्र की जरूरत के अनुसार सुझाव दें। ऑटोमेटेड फीडबैक टूल्स जैसे गूगल फॉर्म्स, एडमोडो का उपयोग करें। उदाहरण, शिक्षक गूगल फॉर्म्स में क्विज बनाकर छात्रों को तुरंत फीडबैक दे सकते हैं। छात्रों के लिए सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग विकसित करें। ऑनलाइन शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि छात्रों को खुद को अनुशासित, सेल्फ डिसिप्लिन्ड रखना पड़ता है, क्योंकि कोई शिक्षक कक्षा में मौजूद नहीं होता। इसलिए स्वयं नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल और अच्छी अध्ययन आदतों को विकसित करना आवश्यक है। ए. अध्ययन का नियमित समय तय करें। क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल। डेली स्टडी टाइम टेबल बनाएं। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट पढ़ाई प्लस 5 मिनट ब्रेक। 4 सेट पूरे करने के बाद 30 मिनट का ब्रेक। उदाहरण, कोई छात्र रोज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पढ़ाई कर सकता है। 9 बजे ऑनलाइन क्लास के बाद 30 मिनट खुद से पढ़ाई कर सकता है। B. लक्ष्य निर्धारित करें। सेट स्मार्ट गोल्स। छोटे और स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। स्मार्ट तकनीक अपनाएं। S. स्पष्ट एम, मापने योग्य। A. प्राप्त करने योग्य। R. प्रासंगिक। A. समय सीमा निर्धारित। उदाहरण, मुझे 2 सप्ताह में 50 नए अंग्रेजी शब्द सीखने हैं। C. अध्ययन के दौरान ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। फोन पर सोशल मीडिया और गेम्स को अस्थायी रूप से ब्लॉक करें। शांत जगह पर पढ़ाई करें। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स का उपयोग करें। उदाहरण, फॉरेस्ट ऐप या स्टे फोकस्ड एक्सटेंशन का उपयोग करके मोबाइल की अनावश्यक नोटिफिकेशन को ब्लॉक करें। D. नोट्स बनाएं और एक्टिव रिकॉल करें। टेक नोट्स एंड यूज एक्टिव रिकॉल। हाथ से नोट्स लिखें, इससे याददाश्त बढ़ती है। स्पेस्ड रिपीटिशन का उपयोग करें। माइंड मैप्स और फ्लैश कार्ड्स बनाएं। उदाहरण, गणित में फॉर्मूले याद रखने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करें। E. स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। मेंटेन अ हेल्थी रूटीन
7 से 8 घंटे की नींद लें। व्यायाम और योग करें जिससे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। अच्छा आहार लें। ओमेगा 3 युक्त भोजन मस्तिष्क के लिए फायदेमंद होता है। उदाहरण, रोजाना 30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज करने वाले छात्र बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई और रोचक जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स।